हाँ बेटा, इसकी पहली क्लास में मैंने आपको एटॉमिक मॉडल्स का डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, इट इज अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स की बात किए थे। और ये एटॉमिक मॉडल्स में जो हमने बात किया था बेटा, वो सबसे पहले अपने जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन किए थे। जे 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 थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की बात किए थे, राइट। ये पहला वाला हो गया था। अब सेकंड वाला अपना रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे बेटा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ द सेकंड वन विल टॉक अबाउट रुदरफोर्ड्स रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बेटा ये जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में यहाँ पर इनका सबसे अच्छा जाना माना ये बोलो या बहुत ही चर्चित बोलो, उनका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स था। तो दैट इज ए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया। किसने बेटा? अपने रुदरफोर्ड अंकल ने, उनकी एटॉमिक मॉडल में। अब वो क्या था वो भी थोड़ा समझो आप, ऐसा सीधा देना यही नहीं है, बट क्या है वो देखो बेटा। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये लिया गया है, राइट। और यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, राइट। आप बोलो इसको, जो रेज निकल रही है भाई, दीज आर द अल्फा रेज है। ये क्या है? दीज आर द अल्फा रेज। वो क्या है? द पॉजिटिवली चार्ज रेज एंड ऑल, विल सी आफ्टरवर्ड। बेटा ये अल्फा रे को यहां से एक फॉइल में से पास किया गया। ये क्या है? एक थिन गोल्ड फॉइल थी। बेटा ये थिन गोल्ड फॉइल में से अल्फा रे को पास किया गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, मैक्सिमम रेज आर पासिंग थ्रू द फॉइल। मैक्सिमम, बहुत सारी रेज है ना, वो फॉइल में से पास कर गई। आप ऐसे बोलो ना कि रेज जा रही है, मैक्सिमम रेज गेट पासेस थ्रू द फॉइल, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है बेटा, और वो स्क्रीन है बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ए जेडएनएस। जेडएनएस की स्क्रीन है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आजकल के सारे बच्चे जानते हैं, हमारी टीवी जो है ना, टीवी का अंदर का स्क्रीन है ना बेटा, वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। उस पर आके पार्टिकल जब हिट करता है तो कलर आता है, और इतने पार्टिकल आके हिट करते हैं तो कलर ऑब्जेक्ट अपने को मूवेबल दिखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस वही है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है बेटा, ये जेडएनएस चमकदार स्क्रीन है। और ये जो आगे पार्टिकल इसको जैसे जैसे हिट करेगा, वो वहां पर ग्लो होगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हिट हो रहा है। इतना ही नहीं बेटा, सम रेज आर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ऐसे आ गए, राइट। कुछ रेज ऐसे जाके रिपेल बैक कर गए बेटा, ऐसे जाके देन इट इज रिपेल्ड बैक। मतलब 20,000 बोलो या 2,000 रेज बोलो या 20,000 बोलो, उसमें से एक रे रिपेल होके बैक भी आता है। मतलब ये अल्फा रे के एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती है। हमको नहीं बेटा, रुदरफोर्ड अंकल को कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती है। बेटा ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, थोड़ा सोचो। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes undeflected। most of the most of the alpha ray passes undeflected। सोचो बेटा, अगर यहाँ पर ये प्लेट के अंदर में खाली जगह है तो सारे रेस पास कर जाएंगे ना, सारे रेस पास। खाली जगह है, मोस्ट खाली जगह है तो पास कर गए। बेटा कुछ थोड़े से एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, देखो यहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ, तो क्या बोलना, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। ये जो अल्फा रेज लिख रहा हूं ना मैं, पार्टिकल लिखे तो और भी अच्छा हो जाएगा बेटा। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes undeflected, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल। ऐसा नहीं कि ऐसे गया फट से ऐसे गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े से एंगल में डिफ्लेक्ट कर गए ना। दे आर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, कुछ एंगल पे वो डिफ्लेक्ट भी कर गए। दिख भी रहा है आपको, देखो ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, है ना। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद ए वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में एक पार्टिकल 180 डिग्री में रिपेल कर जाता है। क्यों मालूम, मैं बताना चाहूंगा। ये रे आपकी पॉजिटिवली चार्ज रे, ये फॉइल के अंदर कुछ पॉजिटिव रे पार्टिकल मिलेगा,
तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करके वापस बैक आ जाएगा। समझे आप? पॉजिटिव रे गया गया, पॉजिटिव पार्टिकल दिखा उसको लगते साथ ही वो रिपेल बैक हो गया। तो पॉइंट नंबर 3 बेटा, ए वेरी फ्यू, दैट इज 1/20,000 में, बेटा 1/20,000 में वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, very few alpha particle deflected at an angle of, deflected at an angle of 180 डिग्री। देख रहे बेटा, ये सीधा रिपेल कर गया बैक। मतलब ये ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड अंकल को एक छोटा सा कंक्लूजन भी आया। क्या कंक्लूजन आया? सीधी सीधी बात है भाई, मैक्सिमम रेस पास हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इन दैट फॉइल इज ए एम्प्टी वैकेंट होगा ना। तो ये उनका कंक्लूजन भी निकला। अब इन्होंने ये कंक्लूजन भी दिया। क्या कंक्लूजन दिया बेटा? मोस्ट ऑफ द पार्ट, हाँ बेटा, आप किसकी बात कर रहे हो? एटम की बात कर रहे हो, राइट? तो ये एटम ही है ना बेटा। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम कैसा है? खाली डब्बा, वैकेंट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम कैसा है भाई? खाली डब्बा, दैट इज द वैकेंट है। बेटा एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज इन इट, होगा ना, तभी तो 20,000 में से एक रे रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो आप क्या बोलना? ए एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज इन इट। तो आप ये भी लिख सकते हो, एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज इन इट। इसके अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रखी गई है। हाँ बेटा ये भी सही है ना, एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज इन इट। बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। तभी तो बीच में से वो कुछ रेस एग्जैक्टली रिपेल बैक कर गई। तो आप बोल सकते हो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वो क्या कर गया? दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द न्यूक्लियस। तो आप ये भी जोड़ दो कि पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, बेटा इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। मतलब इसको और अच्छे से अगर समझना है आपको, तो आप इसको ऐसे समझो ना भाई, इसको ऐसे समझो, एक बड़ा सा एटम है और एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में है, राइट? देखो बेटा मोस्ट ऑफ द रेस सीधा पास कर गया, मोस्ट ऑफ द रेस सीधा पास कर गया, मोस्ट ऑफ द रेस सीधा पास कर गया, कर गया। और कुछ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होने के कारण कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के कारण कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकते थे और हो भी गए। या नेगेटिव चार्ज होने के कारण कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ये सब आपके अल्फा रेज है भाई, ये आपके पूरे अल्फा रेज है या अल्फा पार्टिकल्स है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा सीधा पास कर गए, सीधा सीधा पास कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जाके सीधा 180 डिग्री में वापस रिपेल कर गया। दिख रहा है? ऐसा गया 180 डिग्री में रिपेल बैक कर गया। मतलब ये जो अल्फा रेस है बेटा पॉजिटिवली चार्ज रेस होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज रेस पॉजिटिव का अगर जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट? इसका मतलब इसको देख के मैं लिख सकता हूँ सर ये हमारे जो अल्फा रेज है, जिसको आप अल्फा पार्टिकल बोलते हो, दिस अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल को एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है बेटा, He प्लस आयन को अल्फा रेज बोला जाता है या He प्लस आयन को अल्फा पार्टिकल बोले जाते हैं। दैट मीन्स ये कैसे है? तो बोला सर दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है। अल्फा रेज क्या है भाई? अल्फा रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन, भी बोले तो भी गलत नहीं है। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन, He2 प्लस है ना, वो आपका अल्फा रेज है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो सर यहाँ तक। बेटा ये था ऑब्जर्वेशन, ये था कंक्लूजन।
अब ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन से आप रिजल्ट बना सकते हो, बना देंगे। इतना ले लो, मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा, राइट। वेरी गुड। तो बेटा ये कंक्लूजन और ये रिजल्ट से आप कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन पे आए और कंक्लूजन से आप रिजल्ट पे आए। और वो रिजल्ट क्या है, देखो ध्यान से, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा हो, स्पेरिकल हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ हो, सेंटर में हो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ हो, आउटसाइड द सेंटर, होगा ना, आउटसाइड द सेंटर। तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट निकाल देते हैं। बेटा रिजल्ट ये है, क्या, सबसे पहला, जितने टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द न्यूक्लियस, टोटल पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated total positive charge of an atom is concentrated in the nucleus। बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना न्यूक्लियस के बाहर, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप ये भी लिखना बेटा, नेगेटिवली चार्ज, ई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, negatively charged electron revolve around the nucleus। बेटा ये जो मास ऑफ द एटम जो होता है ना, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द न्यूक्लियस। मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, किसी भी एटम का मास कहाँ पे होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का मास बेटा उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसा मत समझो कि बड़ा सा दिख रहा तो ज्यादा है, ना 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 ना। बेटा एटम की मास उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज पे होती है, जितनी ज्यादा उसकी प्रोटॉन्स होगी उतनी उसकी न्यूक्लियर चार्ज होगी, उतनी उसकी मास होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस। तो ये भी मालूम है आपको। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन के कारण ही न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज आई है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन। तो बेटा ये जो है ना, ये जो टुगेदर बोलते हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स। तो हम लिखेंगे बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बेटा ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज, हाँ बेटा इट इज कॉल्ड एज, which is called as nucleons। मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस। भाई इसके अंदर में देखो क्या क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और एक न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन है, और ये दोनों को टुगेदर अगर एक ही इसमें है, देन दिस टुगेदर विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब थोड़ा सा साइज की भी बात करेंगे। हाँ बेटा ये आईआईटी में पूछता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब ये भी पूछता है आईआईटी में, तो पॉइंट नंबर 5 जोड़ दो बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इतनी छोटी होती है कि अगर आप देखो, है ना, रेडियस ऑफ एटम अगर आप कंपेयर करो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर करो तो समझ में आएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कैसे, देखो बेटा मेरे पास एक एटम है और एटम का रेडियस मैंने लिया, एटम समझ में आ रहा है, गोल वाला। और दूसरा बेटा मेरे पास एक न्यूक्लियस है और मैंने न्यूक्लियस का रेडियस लेना चाहा। बेटा एटम के न्यूक्लियस को मैं आर ए कर दूं और न्यूक्लियस को आर एन कर दूं,
तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है 10⁻⁻10 मीटर। ये बेटा आपके एटम का रेडियस है और न्यूक्लियस की है 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो बेटा कितनी छोटी है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। अगर आप दोनों का रेशियो लेते हो 10⁻10 बाय 10⁻15, तो रेशियो में देखो आपको 10⁵ आ जाएगा, है ना। तो रेशियो ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले लो बेटा, -10 बाय 10⁻15 सॉल्व करो तो सर हमें 10⁵ आती है। और 10⁵ अगर आती है तो ऑब्वियसली आप किसी भी रेडियस का एटम निकाल सकते हो। कैसे? 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लगा लो, आपको किसी भी एटम का रेडियस आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब इसी से थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट भी लगाएंगे। कैसे? वॉल्यूम ऑफ द एटम बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस करके देखेंगे क्या आता है। ये आपने क्या लिया बेटा? रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बना लो बेटा, तो फॉर्मूला बन गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, राइट। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को थोड़ा सा आप लोग वॉल्यूम से भी कंपेयर करो, आपको और एक फॉर्मूला आ जाएगा। आई वांट टू डिस्कस दैट वन आल्सो विथ यू। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। राइट। तो बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का एक अच्छा सा तरीका उन्होंने दे दिया, डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला बोलो आप। एक जनरल फॉर्मूला है, और वो जनरल फॉर्मूला बोलो या फॉर्म बोलो, दैट इज ए कैपिटल आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। क्यूब रूट 3 बोलते हो ना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए है, क्यूब रूट ऑफ ए है। ये जो आर ए जो दिख रहा है वो एटॉमिक मास है बेटा। ए क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास दी गई होती है, वो वैल्यू डालो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास नंबर बोलो, एटॉमिक मास नंबर। आर नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट ही है बेटा। एक्चुअली वो रेंज करती है 1.11 से 1.44 में। अपन 1.1 और 1.4 मतलब 1.2 को पकड़ के चलेंगे। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 अभी आपने देखा ना, दैट इज मीटर। ये आर नॉट की वैल्यू हो गई। तो आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, राइट बेटा। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए, क्यूब रूट ऑफ ए करा लो, आपका आर नॉट क्या आ रहा? इट इज अ वैल्यू ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आर नॉट की वैल्यू आ गई, और आर नॉट की वैल्यू ए की वैल्यू दे रहेगा, कर दो, आपको निकालना आ जाएगा व्हाट इज दैट? रेडियस ऑफ द एटम। तो आर डिनोट हियर एज ए व्हाट? आर इज द किसी भी रेडियस ऑफ एटम निकालने का ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। कैसे मालूम सर आपको? देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। भाई ये एल्यूमिनियम एटम कैसे लिखते हैं? Al, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। ये तो आप लोग जानते हो, एग्जामिनर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लो। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम ऐसे कर दो, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। अच्छी बात है बेटा। आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ए इज द मास नंबर 27। बेटा 27 टू द पावर ऑफ 1/3 को क्यूब रूट ऑफ 3 करा लो। भाई क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये बन जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 मीटर, 3 इंटू 2 6, 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। खत्म। कितना इजी है ना? यस सर, इजी होते हैं बेटा। सुधीर सर पढ़ाया तो इजी नहीं होगा तो डिफिकल्ट कैसे होता? चलो, ये सब अपन खेल कर लिए रुदरफोर्ड अंकल की। अब रुदरफोर्ड अंकल की थ्योरी में एक आपको ड्रॉबैक आ गया।
तो क्या ड्रॉबैक आ गया, सीधा लिख दो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है। किसकी सर, रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी में, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में एक आपको क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया, लिमिटेशंस आ गए। कैसे, सीधा सीधा बात है, देखो बेटा, उनके इसके हिसाब से क्या था, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा था। बट फिजिक्स के हिसाब से कोई पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो इट विल लूज एनर्जी, मेक ए स्पाइरल पाथ एंड फॉल ओवर द न्यूक्लियस। तो ये जो पाथ है बेटा, इस पाथ को आप बोलते हो स्पाइरल पाथ। और स्पाइरल पाथ के कारण जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिरेगा तो ये आपका एटम कैसा हो जाएगा, आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और इसके बारे में अपने रुदरफोर्ड अंकल बता नहीं पाए ऐसा क्यों होता है। तो ड्रॉबैक क्या बोलेंगे बेटा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, he he could not explain stability of atom, भाई एटम की स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाए, राइट। ये था अपना रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक मॉडल का थ्योरी। ले लो बेटा, यहां तक लिख लो, थोड़े और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी नील बोर अंकल की थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब आपको रुदरफोर्ड तक तो पहुंचा दिए हमने। कहाँ से लेके आए बेटा आपको, आपको लेके आए थे डाल्टन अंकल के पास से। फिर आपको हमने शेयर कराया किसकी, थॉमसन अंकल की भी शेयर कराए। फिर थॉमसन अंकल की शेयर करा के फिर हमको आपको रुदरफोर्ड अंकल से मिला है। फिर रुदरफोर्ड अंकल ने क्या क्या किया हमने वो भी बताया। अब नील बोर अंकल की तरफ जाने से पहले क्या क्या चीजें सीखे हैं, टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है, एग्जाम में क्या क्या पूछता है, उसके बारे में सोचो। अब दिया है बेटा, ये आपने यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच गए। आपका स्ट्रक्चर, आपके सब्जेक्ट, अपने चैप्टर का नाम भी तो वही है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ सर, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो आप बोलेंगे एटम इज द, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, अच्छी बात है बेटा। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बोलना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इज विच इज विच इज कंपोज ऑफ, मतलब ये बना हुआ है, मतलब ये एटम टूटता है, सो इट इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा इस सब एटॉमिक पार्टिकल को हम और एक नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम के अंदर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल। बेटा सारे एटम्स के, एटम के अंदर के पार्टिकल सबको फंडामेंटल नहीं बोलते हैं। अब म्यूजॉन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही फंडामेंटल पार्टिकल है। तो बात आ गई सर, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। भाई फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल एटम के अंदर में स्टेबल होते हैं उसी को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। सारे स्टेबल नहीं है, मिजॉन स्टेबल नहीं है, एंटीप्रोटॉन स्टेबल नहीं है, तो उसको फंडामेंटल नहीं बोलेंगे। गॉट द पॉइंट, जो स्टेबल है उसी को बोलेंगे। तो कौन से स्टेबल पार्टिकल है भाई इनके, सर एक है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, सर दूसरा है प्रोटॉन बेटा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और तीसरा है उनका दोस्त न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं होती इसके ऊपर में। एक आएगा इलेक्ट्रॉन, एक आएगा प्रोटॉन और एक आएगा न्यूट्रॉन। आप जानते हो आपका इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल है। सर इसको आपने यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा, क्योंकि बेटा ये सारे एटम्स में होता है ना, सारे एटम में होता है। बेटा ये जो बात कर रहे हैं आप न्यूट्रॉन, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, 1 - 1 करा लो तो आपका न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, मतलब अपने हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, राइट। ये छोटा सा कंसेप्ट अभी तक हमने सीख लिए है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे बेटा, क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग दो पार्ट में से डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन था भाई, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है।
अब इसको थोड़ा सा सीखेंगे इसके बारे में, हाँ? इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। क्या? देखिए बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा इनकी डिस्कवरर्स के नाम बताइए। मतलब इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इनकी मासेस क्या है, फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी चार्जेस क्या है, राइट, और बाद में पूछा जाएगा इनकी स्पेसिफिक चार्जेस भी क्या है। चलो लिख लेंगे बेटा। बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का ये चार्ट मैंने बना के दिया, देख लो, ये बहुत काम का है। बेटा इलेक्ट्रॉन वॉर डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन वॉर डिस्कवर्ड बाय पुलस्टीन, न्यूट्रॉन वॉर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। बेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या तो -4.8 इंटू 10⁻10 ESU। प्रोटॉन को जहां माइनस था वहां प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है, आपने देखा था, न्यूट्रल है। तो रिलेटिव चार्ज -1, इसको +1 और इसको 0। ये उनके डिस्कवरर्स हो गए। मास देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर मास है ना 0.00546 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। 1.00728 AMU, 1.008665 AMU। मतलब अगर केजी में लेते हो ना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बेटा प्रोटॉन को देखो 1.672 या 673 इंटू 10⁻27 kg, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब ये तीनों में देखो किसका मास बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -31 बहुत छोटी वैल्यू है कंपेयर टू दिए दो। तो रिलेटिव मास अगर आप प्रोटॉन को 1 लेते हो ना तो आपका इलेक्ट्रॉन 1/1837 टाइम हो जाता है। वो प्रोटॉन का 1/1837 टाइम करोगे उतनी उसकी रिलेटिव मास है। तो ये 1 है तो ये भी 1 ही है। बेटा E/m को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। व्हाट इज E/m कॉल्ड एज ए बेटा? E/m इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज, तो आपने बोला रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। ये दिख रहा है ना, चार्ज मतलब E है भाई, Q भी लिख सकते हो। E/m इज नथिंग बट द चार्ज टू मास। E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 1.76 इंटू 10⁻11 माइनस नहीं है, 10⁻11 कूलम पर केजी। प्रोटॉन 9.5 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। न्यूट्रॉन को कोई वहां पर आपका स्पेसिफिक चार्ज है ही नहीं। तो ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा बेटा। अगर ये याद कर लिए ना तो आगे मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ E/m बता दूंगा और ऑर्डर बता दूंगा। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है। तो दिस पार्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।